हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप। आज है 17 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, केयरफुली एंड तक देखिएगा। आप पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 71वां वार्षिक मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है दोस्तों आर बोनी गैब्रियल ने। आर बोनी गैब्रियल को 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। ये यूएसए की हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं, ये बीच वाली। इसके अलावा वेनेजुएला की और डोमिनिक रिपब्लिकन की, इन दोनों की ब्यूटी प्रेजेंट जो हैं, इनको फर्स्ट और सेकंड रनर अप चुना गया। अमांडा दादुमेल, ये वेनेजुएला की थी, ये दूसरे स्थान पर रही। और उसके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिक की। भारत का नेतृत्व किसने किया था इसमें? तो भारत को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों दिविता राय ने। दिविता राय ये कर्नाटक की हैं और टॉप 5 में ये हालांकि जगह बनाने में नाकामयाब रही थी, लेकिन ये गई थी वहां पर। इन्होंने सोने की चिड़िया वाली एक ड्रेस पहनी थी और इन्होंने दिखाया, वहां पर शो किया कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अच्छा, ये तो रही मिस यूनिवर्स 2022। 2021 वाला आपको पता है, हरनाज संधू थी, भारत की ही थी, तीसरी बनी हुई है। मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की हैं, लेकिन वो अभी 2021 वाला जीती हैं, अभी 2022 का नहीं हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है और भारत की सरगम कौशल ने जीता है। सरगम कौशल ने उसे जीता हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, मिसेल सेटेलिया ने मिरर टाइपिंग करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के हैं? तो मिसेल सेटेलिया ये हैं दोस्तों इटली के, और इन्होंने मिरर टाइपिंग करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मिरर टाइपिंग करके ये किताब लिख दिए हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई किताबें लिखे हुए हैं। यहां पर आप देख पाओगे, ये हैं इटली के वो व्यक्ति जिन्होंने मिरर टाइपिंग की है। मिरर टाइपिंग क्या होता है? मिरर टाइपिंग ये कि आप ये ऐसा ऐसा लिखेंगे, जैसे आप ऐसे लिखते हो इस साइड में लेफ्ट टू राइट, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट होगा, जिसको मिरर में आप देखोगे तो हूबहू एग्जैक्ट सेम टू सेम अच्छे तरीके से चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें इन्होंने महारत हासिल की है, और इन्होंने एक दो लैंग्वेज नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज में, यहां तक कि पुरानी हिब्रू से लेकर के जो मंदारिन है, चाइनीज जो लैंग्वेज है, चित्रलिपि है, क्यूनिफॉर्म है, एट्रेस्कैन है, यानी बहुत पुरानी पुरानी जो भाषाएं हैं उसमें भी, उस लिपियों में भी ये टाइपिंग कर लेते हैं। 81 से ज्यादा पुस्तकों की प्रतियां या कॉपी जो है उल्टा टाइप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, मिरर टाइपिंग करके। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी प्रमुख पुस्तकें हैं, बाइबल हुआ, हम्मुराबी की संहिता हुई, गिलगमेश का महाकाव्य हुआ, प्राचीन मिस्र के मृतकों की पुस्तकें हुई, लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक हुई, सभी को ये टाइप कर डाले हैं इटली के मिसेल सेंटेलिया। और आप लोग CHSL में टाइपिंग नहीं निकाल पाते हो, तो देखो इनके नाम बन गया है एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक, फिलहाल इनसे पूछो एक बार संस्कृत लिख लेते हैं क्या? शायद लिख लेंगे। अगला, हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में देश का पहला राज्य बन गया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करने वाला राजस्थान। राजस्थान में अब ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लाई गई है। वहां पर जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो जो भी ब्लाइंड पर्सन है या दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये स्टेट पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, और ये स्टेट पॉलिसी किसके तहत लाई गई है? राइट टू साइट विजन, यानी साइट विजन। साइट विजन एक प्रकार से समझ लो कि देखने का अधिकार कह सकते हो इसको। सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी लागू की गई है, और ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में बताया जाता है 3 लाख से ज्यादा दृष्टिबाधित रहते हैं, और ऐसे लोगों को यहाँ पर रोशनी की लाने के उद्देश्य से ये पॉलिसी लाया गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही 4 जनवरी थी जब विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, और विश्व ब्रेल दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दृष्टिबाधितों के लिए जो लिपि होती है, बहुत ही फेमस लिपि है ना, ब्रेल लिपि, उसके जन्मदाता जो थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती पर यह मनाई जाती है। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि बनाया, जो कि दृष्टिबाधितों को पढ़ने लिखने में मदद करने वाली एक लिपि है, और इनकी जयंती होती है 4 जनवरी को। इस वजह से 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडनेस से एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, अभी ब्लाइंडनेस का ICC का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो अभी उसको वो आयोजित भी इंडिया में ही किया गया था। युवराज सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप इसको प्रमोट करो, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और भारत ने उसे जीता भी।
भारत ने बांग्लादेश को हराया और फाइनल जीता। भारत लगातार तीसरी बार जीता, 3 बार ही आयोजित हुआ, तीनों बार भारत ही जीता है। ठीक, अब राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान देखोगे आप, ये रहा सबसे बड़ा राज्य भारत का, राजस्थान। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। यहाँ पर अगर बात करें झीलों की, तो पुष्कर है, राजसमंद है, पिछौला है, फतेह सागर है, सांभर झील है। ठीक है, बहुत सारी झीलें यहाँ पर भी हैं, जयसमंद भी है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार यहीं पर है। इसके अलावा लोक नृत्य में घूघर, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा ये प्रमुख होते हैं। वैसे गरबा नृत्य आपको गुजरात में मुख्यतः देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आयोजित किया ही जाता है। और आज तक के तो मतलब कोई सभी त्योहार हो, कोई से महोत्सव हो, ऑल इंडिया फैल ही चुके हैं। लगभग सभी लोग अपने अपने सुविधा अनुसार मना ही लेते हैं क्रिसमस डे भी। फिलहाल जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है ऊंट, और ऊंट महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी होता है गोंडावण और राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। अगला, हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री। यहाँ पर आप देख पाओगे ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने क्लेयर लोम्बार्डेली को मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है, जो कि लॉरेंस बून की जगह लेंगी, जो 2018 से अपना पद संभाल रहे हैं। फिलहाल ओईसीडी के बारे में अगर बात करें तो 1961 में स्थापित हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और महासचिव है मैथियास कॉर्मान। कौन है? मैथियास कॉर्मान। अगला, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए एक नई परियोजना आरोग्य मैत्री की शुरुआत करी? तो विकासशील देशों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। आरोग्य मैत्री बेसिकली जो विकासशील, जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उन तक चिकित्सीय सुविधा या कहें कि मेडिकल सुविधा, मेडिकल फीचर्स पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया है आरोग्य मैत्री। यहाँ पर आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, पीएम मोदी अनाउंस आरोग्य मैत्री फॉर मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग नेशन। तो मेडिकल सप्लाईज आज हम लोग करेंगे, ठीक है, आरोग्य मैत्री की तरफ से। अच्छा, आरोग्य मैत्री यह है। एक वैक्सीन मैत्री भी शुरू किया गया था। कब? जब कोविड महामारी चल रही थी, उस दौरान भारत ने बहुत सारे देशों को, 100 से ज्यादा देशों को भारत से बने जो टीके हैं, भारत में जो बनी वैक्सीन हैं, उनकी आपूर्ति करके बहुत बड़ी हेल्प करी थी। तो वैक्सीन मैत्री भी आप याद रखेंगे। अभी आरोग्य मैत्री शुरू किया गया है। क्लियर? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो स्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, साइंस मिनिस्टर हैं। जियो स्पेशियल हैकथॉन इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस जियो स्पेशियल हैकथॉन टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडियाज जियो स्पेशियल सेक्टर। तो इंडिया के जो जियो स्पेशियल सेक्टर हैं, उनमें स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल इकोसिस्टम जिससे बढ़ाया जा सके, इसकी वजह से इन्होंने ये हैकथॉन लॉन्च किया है। अब ये हैकथॉन जो है 10 मार्च 2023 तक चलेगा और इसमें 2 तरीके से चैलेंजेस दिए जाएंगे। देखो, हैकथॉन कोई भी हो, मैंने आपको कई बार बताया है, हैकथॉन में क्या होता है, एक प्रतियोगिता होती है, ओपन प्रतियोगिता, कि आप जाओगे हैकथॉन में हिस्सा लोगे, आपकी अगर क्वालिटी नजर आएगी सामने वाले को, तो आपको वो हायर करेगा और आपको किसी स्पेशल पर्पज के लिए जॉब देना या फिर कोई काम कराने के लिए, टास्क कराने के लिए आपको चुना जाएगा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से होती है, जिसका जो उद्देश्य रहे। यहाँ पर फिलहाल जियो स्पेशियल हैकथॉन है, तो जियो स्पेशियल सेक्टर में रिसर्च चैलेंज होगा, स्टार्टअप चैलेंज होगा, इनोवेशंस जो होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो, ये आयोजित किया जा रहा है दावोस में, वहीं पर आयोजित किया जाता है बेसिकली दावोस में, स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक चलेगा विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF का ये शिखर सम्मेलन होता है और इस बार 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट किक ऑफ एट दावोस ऑन जनवरी 16। दावोस कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इस बार की थीम क्या है? थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच की अगर बात करें तो 1971 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ही हैं और मुख्यालय इसका कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में है। क्लियर?
आगे, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में दोस्तों जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। वैसे तो तमिलनाडु के लगभग लगभग सभी जिलों में आयोजित किया जाता है, लेकिन मुख्यतः रूप से ये मदुरई में आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू। कब आयोजित किया जाता है? बहुत बार आपको बताया गया है, पोंगल के अवसर पर। पोंगल जब मकर संक्रांति होती है उत्तर भारत में और संपूर्ण भारत में, तब वहां पर पोंगल के नाम से उत्सव मनाते हैं और उस अवसर पर ये लोग जल्लीकट्टू का आयोजन करते हैं। अब जल्लीकट्टू बेसिकली एक ऐसा खेल है जिसमें ना बैल की कुबड़ को पकड़ करके उस पर बैठना होता है। बैल की जो कुबड़ होता है उस पर उसको पकड़ करके बैठना होता है चढ़ करके, और देखा जाता है कौन कितना ज्यादा देर तक, कौन कितना ज्यादा समय तक उस कुबड़ को पकड़ करके बैल को झेल पाता है। बैल दौड़ता रहता है। एक प्रकार से कहें कि बैल से यहाँ पर युद्ध ही टाइप का होता है, मतलब युद्ध तो नहीं कहेंगे, उसके ऊपर चढ़ करके बैठना होता है, उसको काबू में करना होता है। तो फिलहाल 15 जनवरी को ये देखो 3 गांव में आयोजित किया जाएगा मदुरै के। 15 जनवरी को अवनियापुरम में, 16 को पलमेडु में, 17 को अलंगनानूर में। ठीक है, 2 तो बीत चुका है, तीसरा जिसको देखने जाना है वो जा सकता है अलंगनानूर में। ठीक है, फिलहाल, और इसे मट्टू पोंगल कहते हैं, पोंगल के अवसर पर होता है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में फिल्म आरआरआर ने किस कैटेगरी में पुरस्कार जीता? लो जी, आरआरआर ने एक और पुरस्कार जीता। एक क्या, 2 पुरस्कार जीता है। इसने अभी हाल ही में 2 कैटेगरी में अवार्ड जीता है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में। किसमें किसमें? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। तो दोनों कैटेगरी में इसने जीत लिया है, ए और बी दोनों होगा था। गोल्डन ग्लोब में इसने, उसमें भी इसी दोनों में नॉमिनेट की गई थी। हालांकि उसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में ये नहीं जीती थी, लेकिन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ये जीत गई थी। ठीक है, और इससे पहले बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका था किसे? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किसे? राजामौली को, एस राजामौली, जो कि इसके डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 फुल विनर। तो यहाँ पर आरआरआर जो है ये बेस्ट फॉरेन फिल्म और बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जीता है, नाटू नाटू सॉन्ग को, और इसी सॉन्ग के लिए इसे मिल चुका है गोल्डन ग्लोब भी। याद रखना बहुत ज्यादा चांसेस है ऑस्कर भी आने के, ऑस्कर आ जाएगा आपकी बार। ठीक है ना, मतलब मुझे तो पूरा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप लोग कमेंट करके। हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश की 1% अमीरों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है? देखो, ऑक्सफैम ने ना एक चौंकाने वाला खुलासा किया अपना रिपोर्ट जारी करके। इसने बताया है कि हमारे भारत में केवल 1% अमीरों को देखा जाए तो उनके पास पूरे भारत की 40% संपत्ति है। सोचो, इतना बड़ा भारत है, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के टाइम पर भारत, और उसके केवल 1% अगर अमीरों को देख लिया जाए तो उनके पास इसका 40% अकेले का हिस्सा रखता है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इसने एक और रिपोर्ट बताया है चौंकाने वाला कि केवल और केवल गौतम अडानी के बारे में अगर बात करें तो गौतम अडानी, जो कि वर्तमान में दुनिया के 30 सबसे अमीर आदमी हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, भारत के तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे सबसे अमीर व्यक्ति। इनकी अगर 2017 से लेकर के 2021 तक का केवल मोटा मोटा जो लाभ हुआ है, शुद्ध शुद्ध जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है ना, उस प्रॉफिट पर केवल अगर टैक्स लगाया जाए तो उस टैक्स को लगा करके 1.79 लाख करोड़ इकट्ठा किया जा सकता है। कंफ्यूज हो? फिर से सुनो, गौतम अडानी 2017 से 2021 के बीच में जितना कमाए हैं, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो कमाए हैं, उस प्रॉफिट पर अगर टैक्स लगाया जाए ना तो टैक्स से 1,79,000 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। सोच लो आप मतलब गजब। तो द इकोनॉमिक टाइम का ये आर्टिकल है, आपके सामने है, ये डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसने अभी अपनी एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में ये बात बताई हुई है। चलिए, तो बाकी की जो आधी आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है, नीचे की जो आबादी है। ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने वादा किया था, अब एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वरना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष KM करियप्पा जी भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी, ये कमीशन कहां पर किया गया? ये कोलकाता में कमीशन किया गया है। और अभी हाल ही में IG ड्रोन्स नाम का एक स्टार्टअप है, इसने भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन विकसित किया है, नाम है स्काई हॉक।
सोनिया गुजाजारा को अभी हाल ही में ब्राजील में स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्राजील में ही अभी इमरजेंसी भी लगी हुई थी। यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट पोर्टल का उद्घाटन आर्कटिक स्वीडन में किया गया है। इसके अलावा केरल जो है, इस राज्य की उद्यम परियोजना का वर्ष जो है घोषित किया गया था, जो इसके द्वारा उसे जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। अभी नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने पृथ्वी के जैसा ही एक ग्रह खोजा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल योजना को बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 4 राज्यों में 3 तो अब हो गए हैं कांग्रेस शासित राज्य और एक है आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब। हरदीप सिंह पुरी ने 1 अप्रैल 2023 से घोषणा की है कि भारतीय गाड़ियों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जाएगा। और ह्यूगो लॉरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल टीम के। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन।